गुड मॉर्निंग study.com बाय डॉक्टर राजेश कुमार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार इतिहास के कुछ प्रमुख कालखंडों के बारे में बात करूंगा। हम उन्हीं प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप बिल्कुल जानते होंगे कि यूपीएससी से लेकर एसएससी, रेलवे और अन्य पीएससी एग्ज़ाम में भी देखोगे तो ज़्यादा प्रश्न इतिहास से संबंधित होते हैं। आप जानते ही होंगे कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, अर्थात एंशिएंट इंडिया, मेडावल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। आप जानते होंगे कि भारत के इतिहास के इन 3 कालखंडों में बांटने का सबसे पहला प्रयास जेम्स मिल ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में किया था। उसके बाद इतिहास के कालखंडों का और भी मैक्रो ढंग से विभाजन होता रहा है। हम अध्ययन के लिए इन 3 कालखंडों में ही इतिहास को देखने का प्रयास करेंगे। इतिहास किसे कहते हैं? कई विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसकी परिभाषा देने का प्रयास किया है। एक समानता तौर पर अगर पूछा जाता है कि आप बताओ इतिहास क्या है, तो आप यह जवाब देते हैं कि इतिहास बीती घटनाओं का क्रमगत अध्ययन है। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन यह उतने ही पूर्ण है जितना कि एक 5 और 6 क्लास के बच्चे बताते हैं। इतिहास की अलग विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं में हमें सबसे अच्छी परिभाषा एक विद्वान E.H. कार, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने किताब लिखी है व्हाट इज हिस्ट्री। इस किताब में उन्होंने दिया है। इस किताब में उन्होंने बताया कि इतिहास तथ्यों और इतिहासकारों के बीच चलने वाली अनवरत और अविच्छिन्न प्रक्रिया को कहा जाता है। इतिहास लिखने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकताएं जरूर होती है: एक तथ्य या स्रोत और दूसरा इतिहासकार। इन दोनों के बीच जो वार्ता उभर कर सामने आती है वह इतिहास कहलाता है। हम अभी जिस कालखंड की शुरुआत करेंगे वह मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत है। आपने प्रश्न पत्र देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि एंशिएंट इंडिया और मिडावल इंडिया से नहीं पूछे जाते हैं, इनसे भी पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं और हम अभी शुरुआत आधुनिक भारत से ही करेंगे। आधुनिक भारत के जिन चैप्टर पर हम लोग मुख्य फोकस करेंगे, जिससे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसमें पहला चैप्टर होगा हमारा यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। दूसरा चैप्टर होगा ब्रिटिश कंपनी का साम्राज्य विस्तार, जिसमें हम लोग बात करेंगे बंगाल के बारे में, मैसूर के बारे में, मराठा के बारे में, पंजाब के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे डलहौजी की हड़प नीति के बारे में। इसके बाद हम लोग तीसरी चैप्टर बात करेंगे 1857 का विद्रोह, जिसमें हम लोग बात करेंगे कारण, स्वरूप, विस्तार, परिणाम और विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण, जिसमें विभिन्न कारणों की बात हम लोग करेंगे, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग अलग अलग बात करेंगे, जैसे अंग्रेजी शिक्षा का विकास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की भूमिका, आवागमन के साधनों का विकास, लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, लॉर्ड रिपन की नीतियाँ, और इन सब से जो एक नई जागरूकता, एक नई चेतना फैली, उससे भारत में एक राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार हुई और वह राष्ट्रीय संगठन था कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यह देश का पहला संगठन था और देश का यह पहला राष्ट्रीय संगठन के स्थापना के विभिन्न बिंदुओं के बारे में बात करेंगे और उसके प्रमुख अधिवेशनों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आप जानते होंगे कि कांग्रेस की स्थापना के पश्चात हमारा राष्ट्रीय आंदोलन धीमी गति से ही परंतु लगातार चलने वाला आंदोलन बन गया और यह जब तक चलता रहा जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल गई। इस पूरे कालखंड को हम
3 चरणों में बांटकर देखने का प्रयास करते हैं। 3 चरण कौन कौन है? पहला उदारवादी काल, मॉडरेट इरा 1850 से 1905 तक। दूसरा उग्रवादी काल 1905 से 1919 तक। और तीसरा गांधी युग 1919 से 1947 तक। इन चैप्टर को समाप्त करने के बाद हम लोग कुछ और प्रमुख चैप्टर पर बात करेंगे, और वह कुछ प्रमुख चैप्टर होगा हमारा करें राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों के बाद। जब हम लोग इन तीनों चरणों की बात कर लेंगे, अर्थात उदारवादी काल, उग्रवादी काल और गांधी युग, उसके बाद जो 3 चरण हैं आने 1885 से 1905 तक, 1905 से 1919 तक और 1919 से 1947 तक, उसके बाद हम लोग कुछ और प्रमुख चैप्टरों की बात करेंगे जिसमें से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें एक प्रमुख प्रश्न है अंग्रेजों की आर्थिक नीति, जिसमें हम कृषि, व्यापार और उसकी औद्योगिक नीतियों के बारे में बात करेंगे। और दूसरा चैप्टर जो होगा हमारा जनजातीय आंदोलन के बारे में, जातीय जनजातीय आंदोलन एवं इससे संबंधित और कुछ अगर प्रमुख टॉपिक रहेंगे तो फिर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहला इस चैप्टर से। ये चैप्टर, पहला जो चैप्टर, जैसा मैं सिलेबस में आपको बताया कि मैं किन किन चैप्टर पर प्रमुख रूप से फोकस करूंगा, उसमें पहला चैप्टर आपने सिलेबस में देखा होगा कि पहला चैप्टर जो है वह है यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे 2 चीज़ है, 2 शब्द है, एक है यूरोपीय कंपनी और दूसरा है भारत आगमन। तो आप तो स्पष्ट हो गया होगा आपको कि कंपनी कहाँ की है? कंपनी यूरोप की है, और वह कहाँ आ रही है? भारत आ रही है। निश्चित रूप से अगर कोई जाता है कहीं तो कोई उद्देश्य उसका होता है, और इसका भी उद्देश्य था इन यूरोपीय कंपनी का भारत आने का, और वह था व्यापार करना, यहाँ से उन मसालों को ले जाना, उन वस्तुओं को ले जाना जो यूरोप के बाजारों में बेचकर अच्छा मुनाफा व्यापारी कमा सकते थे। और इसके लिए यूरोप के विभिन्न देशों में, पुर्तगाल में, हॉलैंड में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, डेनमार्क में, स्वीडन में कई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और उन कंपनियों का नाम दिया गया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। 2 अन्य कंपनी, हालांकि इसकी बहुत भूमिका नहीं रही भारत के संदर्भ में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आप यह सोचते होंगे कि चूंकि भारत में व्यापार करने आई इसलिए इसका नाम ईस्ट इंडिया, यानी पूरब के देशों के लिए, पूर्वी भारत के लिए नहीं, बल्कि पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए किया गया। आप समझिए, देखिए यहाँ पे जो एक है यूरोप का देश है, यहाँ पे जो देश है वह एशिया का देश है, यहाँ पे जो देश है वह अफ्रीका का देश है। एक मोटर मानिए, अब देखिए मैप आप तो देखे होंगे, जानते ही होंगे कि इधर ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। तो आप सब जानिए यूरोप एशिया से पश्चिम बसा हुआ है, इसलिए यूरोप में जो कंपनी स्थापित हुई उस कंपनी का नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे व्यापार करने के लिए। तो एशिया में कई देश हो गए, क्या भारत नहीं, यहाँ इंडिया का शब्द भारत क्यों नहीं है, बल्कि पूर्वी देश, उसमें श्रीलंका भी आता है, ईरान भी आता है, इंडोनेशिया भी आता है, बहुत सारे देश आते हैं, चाइना भी आता है। तो यूरोप के देशों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई गई उन कंपनियों को नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन देशों ने, यानी यूरोप के विभिन्न देशों ने पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना हुई। और चूंकि हमारा संदर्भ प्रमुख रूप से भारत से है, तो हम लोग इन देशों की जो कंपनियां थी उन कंपनियों की गतिविधियां, उनके क्रियाकलाप क्या रहे भारत में, हम उसके बारे में प्रमुख रूप से बात करेंगे। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह पहली कंपनी थी जो भारत आई। तो क्या और हम लोग कहते हैं एक समान तौर पर कि भारत की खोज किसने की, तो आप जवाब देते हो वास्को डी गामा ने। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है कि वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की। तो क्या आप बता सकते हो कि भारत भुला गया था, क्या भारत खो गया था? नहीं, बल्कि एक नए जलमार्ग की खोज किया, और वह जलमार्ग था, वह जलमार्ग के द्वारा पहुंचा, खोज नहीं किया, सॉरी, वह जलमार्ग के द्वारा पहुंचा, और यह जलमार्ग जो था वह अफ्रीका के नीचे से इलाके जाता था, जिसका नाम था द
द केप ऑफ गुड होप, द केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष मार्ग। अब आशा अंतरिक्ष मार्ग यानी एक नए मार्ग से जो यूरोप के देश यानी वास्को डी गामा था वह भारत पहुंचा कालीकट, और इस मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट मार्ग है। यह मार्ग की खोज किया था 1487-88 में, जिसका नाम था बार्थोलोमो डियाज। यह व्यक्ति था जिसने इस मार्ग की खोज किया था। 1487-88 में यह मार्ग की खोज किया था और इसी मार्ग के द्वारा वास्को डी गामा भारत पहुंचा। तो अब यह फिर बात हुआ कि भारत इस मार्ग के क्यों पहुंचा? क्या भारत और यूरोप के बीच पहले व्यापार नहीं होते थे? बिल्कुल व्यापार होते थे, लेकिन उस व्यापार का जो मार्ग था वह स्थलीय मार्ग था, ना कि जल मार्ग था। तो फिर स्थलीय मार्ग व्यापार हो रहे थे, तो क्यों आवश्यकता पड़ी जल मार्ग की? बिल्कुल सही। क्यों आवश्यकता पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी कि जो स्थलीय मार्ग व्यापार होता था जिसमें अरब व्यापारी और इटली के व्यापारी, खासकर वेनिस के व्यापारी, फ्लोरेंस के व्यापारी प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, अब यह संभव नहीं हो पाया। क्यों नहीं संभव हो पाया? क्योंकि एक मध्यस्थ इलाका था जिसका नाम था, आपने सुना होगा, कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पर 1453 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी कि यहाँ पर तुर्क जाति के लोगों ने अधिकार कर लिया। अब चूंकि यह एक मध्यस्थ मार्ग था जहां से यूरोप से व्यापारी मार्ग से होकर एशिया पहुंचते थे, उन मार्ग पर तुर्क जातियों का अधिकार हो गया। और जब यह अधिकार हो गया तब जो व्यापारी यहाँ जाते थे उनको यह बाधा पहुंचाने लगे। अब जब बाधा पहुंचाने लगे, व्यापारियों के अधिक कर या सामान लूट लिया जाना जैसी घटनाएं घटने लगी, तो आप बताओ कोई व्यापारी अपना सामान लुटाने जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। तब धीरे धीरे व्यापार शिथिल होता गया। अब जब व्यापार शिथिल होता गया तो एशिया के जो उत्पाद थे जो यूरोप पहुंचते थे वह पहुंचना मुश्किल हो गया। खासकर बहुत सारे सामानों में एक मसाला को ले सकते हैं। मसाला, बिल्कुल मसाला एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना ना आपको खाना अच्छा लगता है ना हमें लगता है। तो मसाला यहाँ से यहाँ जाता था, यानी एशिया से यूरोप जाता था, और यहाँ के मसालों का स्वाद यहाँ के लोग ने चखा। केवल मसालों के स्वाद की बात नहीं थी, यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठंड के कारण बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, तो उनके मांस को सुरक्षित रखने के लिए मसाले चाहिए, और इसलिए इन मसालों की आवश्यकता यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। लोगों ने वहाँ के शासकों पर, व्यापारियों पर यह दबाव बनाया कि किसी तरह मसाले चाहिए, और परिणाम यह हुआ कि इन व्यापारियों, यहाँ के शासकों ने इन मार्ग के अलावा एक नए मार्ग की खोज के लिए वहाँ के नाविकों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, और इसी प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप नवीन जल मार्गों की खोज शुरू हुई। और यह नवीन जल मार्ग 1487-88 में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में तब आया जब बार्थोलोमो डियाज ने आशा अंतरिक्ष मार्ग या द केप ऑफ गुड होप की खोज कर डाली। और उसके बाद इस मार्ग पर चलकर भारत या एशिया के देश, खासकर भारत, हम संदर्भ में, चूंकि हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो भारत की बात करेंगे। तो भारत पहुंचने के लिए 1492 ईस्वी में स्पेन की रानी इसाबेला ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम कोलंबस था। कोलंबस तो चला स्पेन जरूर, लेकिन वह इधर ना आकर चल गया पश्चिम के साथ और एक नए महादेश की खोज कर डाला, जिसका बाद में नाम एक नाविक अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका रखा गया। एक नई दुनिया की खोज कर डाली। हालांकि उसने समझा यह भारत है और उसने उसका नाम रेड इंडियन दिया, लेकिन बाद में यह पता चला कि तो इंडिया नहीं है, यह भारत नहीं है, और उसके बाद एक नई दुनिया की खोज उसने कर डाली। उसके बाद एक और पुर्तगाल का व्यापारी एक पुर्तगाल का नाविक चला जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीक की सहायता से अपने कुछ नावों के साथ चला और चलते चलते वह भारत के क्षेत्र में पहुंचा, और भारत के क्षेत्र में जहां पहुंचा वह स्थल था कालीकट। और इस तरह एक नए जलमार्ग की खोज उसने कर डाली, और यह नया जलमार्ग एक नए उसने मार्ग के द्वारा भारत पहुंचने का रास्ता खोज लिया। और इस तरह भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया। जब यहाँ पे वास्को डी गामा पहुंचा तब यहाँ के शासक जेमोरी ने उसका काफ़ी स्वागत किया। वह लगभग 2 महीने
यहाँ पे रहा, और लेकिन अरब व्यापारियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अंततः वास्को द गामा को वापस जाना पड़ा, और जब वह वापस मसालों के साथ गया तो आप जानते हो कितना मुनाफा हुआ, लगभग 60 गुना ज़्यादा मुनाफा वास्को द गामा को हुआ। अब बताओ, अगर व्यापारियों को 2% मुनाफा हो तो दिल्ली से बम्बई कर देगा। यहाँ तो 60% की बात है, और इस 60% की लालसा में कई अब व्यापारी, पुर्तगाली व्यापारी भारत तक पहुंचने के लिए ललायित हो गए। खुद वास्को द गामा दोबारा 1502 ईस्वी में आया, फिर वो 1524 के आसपास आया। तो फिर पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन अब भारतीय क्षेत्रों में होना शुरू हुआ। उसने सबसे पहले एक अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना 1503 के आसपास किया था कोचिन में, और उसके बाद कई स्थानों पर फैक्ट्रियों की स्थापना पुर्तगालियों ने की। यहाँ फैक्ट्री का मतलब आज की तरह मत समझना। आज फैक्ट्री का मतलब होता है वह क्षेत्र जहाँ उत्पादन का कार्य किया जाता है, लेकिन उसमें फैक्ट्री का मतलब उत्पादन कार्य कारखाना नहीं था, बल्कि उसमें फैक्ट्री का मतलब था गोदाम, जहाँ वस्तुओं को दूर दराज से लाकर रखा जाता था, और वहाँ पे सामानों को इकट्ठा कर जब वे व्यापारी आते थे तो अपने नावों से भरकर ले जाते थे। और इस तरह फिर यूरोपीय देशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के बीच व्यापार की गतिविधियां शुरू हुई, और धीरे धीरे कई देशों के कंपनी, कई देशों के व्यापारी भारत आना शुरू हो गए। उसमें अगर भारत आने का क्रम देखो तो सबसे पहले भारत आया पुर्तगाली। आने का क्रम है, हाँ हमेशा याद रखना, कन्फ्यूजन एग्जाम में होता है। यह हुआ आने का क्रम। आने का क्रम मतलब कौन? पहले आया पुर्तगाली, फिर कौन आया? डच, फिर कौन आया? ब्रिटिश, फिर कौन आया? फ्रेंच। ये 4 महत्वपूर्ण कंपनी है। मैं डेनिश की बात नहीं कर रहा हूँ। डेनिश की स्थापना 1616 में हुई थी, और स्वीडिश की स्थापना 1731 के आसपास हुई थी, या 1498 की बात है, या इसकी स्थापना वर्ष 1600 में है, या 1602 में है, और या 1602 में है, और डच ब्रिटिश कंपनी 1600 में है, और फ्रेंच ईस्ट कंपनी का स्थापना 1664 में। तो देखो, अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ स्थापना वर्ष है। पहले स्थापना हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तब हुआ डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में है। लेकिन अगर भारत आने का क्रम पूछता है तो पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर ब्रिटिश आया, तब फ्रांसीसी आया। अगर यही पूछ दे एग्जाम में कि स्थापना का वर्ष के अनुसार उसको क्रम कीजिए, मिलाइए, तो पहले पुर्तगाली लिखना है, फिर ब्रिटिश लिखना है, फिर डच लिखना है, तब फ्रेंच लिखना है। और अगर ये स्वीडिश डेनिश पूछता है तो आप इसका क्रम मिला लोगे, कैसे आगे होगा। लेकिन समानता ये दोनों कंपनी के बारे में एग्जाम में काफ़ी कम पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। ये 4 कंपनियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो आपको ज़्यादा याद करना है। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, 2 कंपनी डेनिश और स्वीडिश का बहुत रोल भारत में नहीं रहा। तो हम लोग जो शुरुआत करेंगे क्लास में वह पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी से करेंगे, और इन कंपनियों ने भारत में क्या गतिविधियां की, कौन कौन फैक्ट्रियों का स्थापना किया, क्या कौन से गवर्नर की प्रमुख भूमिका रही, इन सब हम लोग बात करेंगे। पहला चैप्टर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में।